तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स एलाइट कैंप से निकल जाता है क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, इसलिए वो अपनी होम सिटी में जिज्ञान हॉल के इंस्पेक्टर के तौर पर जा रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स के होम टाउन वाले जिज्ञान हॉल को देखते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को खबर मिलती है कि मैक्स उनकी सिटी का नया इंस्पेक्टर है और वो जल्द ही यहाँ आ रहा है। तो ये जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मैक्स इतनी जल्दी एक वॉर गॉड वॉरियर बन गया। इसके बाद वो दोनों मैक्स को वेलकम करने की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि मैक्स होम टाउन वाले जिज्ञान हॉल का लीडर बन गया था। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और डायरेक्टर भी उसके नीचे थे। इधर मैक्स के इस सिटी में इंस्पेक्टर बनने वाली बात लोकल न्यूज में भी आ जाती है, जिसे देखकर फायर हैमर टीम और मैक्स का दोस्त बहुत खुश हो जाता है। पर जेल में बैठा हाओ भाई इस खबर को देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं मैक्स उसे मार न डाले। दूसरी तरफ हम ईवा और उसके भाई को देखते हैं, जहां ईवा का भाई उसे किसी संचाओ नाम के बंदे से मिलवाने ले जा रहा था ताकि ईवा उसे पसंद करके उससे शादी कर ले, क्योंकि ईवा के भाई को लग रहा था कि मैक्स फ्यूचर में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी शादी किसी बड़ी फैमिली में हो जाए वही बेहतर होगा। पर जब ईवा का भाई मैक्स की न्यूज देखता है तो बिल्कुल चौंक जाता है और ईवा से मैक्स की तारीफ करने लगता है कि मुझे तो पहले से पता था कि मैक्स बहुत अच्छा लड़का है। ये सुन के ईवा को अपने भाई पे गुस्सा आता है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले मैक्स की बुराई कर रहा था। आगे मैक्स उस सिटी में पहुंच जाता है जहां उसके वेलकम के लिए जिज्ञान हॉल के लोग, फायर हैमर टीम और मैक्स की फैमिली के साथ उसका दोस्त भी खड़ा था। तो मैक्स उन सबसे मिलके अपनी फैमिली के पास जाता है, जहां मैक्स को देखकर उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी जिज्ञान हॉल के चीफ और डायरेक्टर मैक्स को ग्रीट करके उसे बताते हैं कि अब से आप हमारे बॉस हैं और आप अब से इस पूरी सिटी की प्रोटेक्शन का ध्यान रखेंगे। ये सुन के मैक्स को चीफ से किए वादे के बारे में याद आता है कि वो स्ट्रॉन्ग बन के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। इधर हम वेलिना को देखते हैं जो बहुत ही दुखी थी क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले पाई थी और अब लियाओ भी पीने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। तो अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर लियाओ वेलिना से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसे बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर को जानता हूँ जो मैक्स को मारने में हमारी जरूर मदद करेगा। ये सुन के वेलिना को थोड़ी होप मिलती है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो अपना जिज्ञान हॉल का थोड़ा काम करके उस इंडक्शन हेलमेट के इस्तेमाल से वॉर गॉड पैलेस में आ जाता है, जहाँ एक एआई रोबोट मैक्स को उसका रूम दिखाती है जो मैक्स को बहुत अच्छा लगता है। तभी मैक्स को याद आता है कि उसने जिज्ञान हॉल के हेडक्वार्टर से उसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए एक बेसिक ऑफ मेंटल मास्टर नाम की बुक खरीदी थी, इसलिए वो उस एआई रोबोट को वो बुक पढ़ने को कहता है। तो वो एआई रोबोट मैक्स को बताती है कि एक स्पिरिचुअल मास्टर एक नाइफ या स्वॉर्ड को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके दूसरों को मार सकता है, इसलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर ज्यादा नाइफ्स और स्वॉर्ड को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल कर सकता है उसे उतनी ही फाइट में एडवांटेज मिलती है। ये सुन के मैक्स एआई रोबोट से पूछता है कि एक वॉर गॉड लेवल के वॉरियर को कितने नाइफ्स कंट्रोल करने आने चाहिए, जिस पर एआई रोबोट बोलती है कि कम से कम 20। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो बस 6 नाइफ को ही कंट्रोल कर सकता था, इसलिए मैक्स उस बुक की सीक्रेट टेक्निक को देखकर ये डिसाइड करता है कि वो इनकी मदद से ज्यादा नाइफ्स को कंट्रोल करना सीखेगा। अब मैक्स उस एआई रोबोट के साथ अपने रूम से निकलकर वॉर गॉड पैलेस की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाते हुए एआई रोबोट मैक्स को बताती है कि वॉर गॉड पैलेस में सभी वॉर गॉड वॉरियर्स हैं और जो वॉरियर वॉर गॉड लेवल से आगे निकल जाता है उसे वॉर गॉड पैलेस का काउंसिल मेंबर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम लियाओ को देखते हैं जो एक येन नाम के एल्डर से मिलता है, जिसे लियाओ पहले से जानता था, इसलिए वो उस एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मैक्स को मार दे और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुन के वो एल्डर लियाओ से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मास्टर तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे, क्योंकि मास्टर होंग मैक्स को पसंद करते हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें ये बुक दे सकता हूँ जो तुम्हें बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर बनने में मदद करेगी। अब लियाओ उस बुक को देखता है, जहाँ उसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। इधर मैक्स वॉर गॉड पैलेस की ब्यूटी देख ही रहा था, तभी उसे वहाँ जेम्स मिलता है जो कैटलिन का साथी था, पर मैक्स ने मौका मिलने के बावजूद भी उसे नहीं मारा था, इसलिए वो उसका दोस्त बन गया था। अब जेम्स मैक्स को पूरा वॉर गॉड पैलेस दिखाता है और सबके सामने उसका वेलकम करता है। तो वहाँ आए सभी वॉर गॉड वॉरियर्स मैक्स को चीयर करने लगते हैं, क्योंकि मैक्स वॉर गॉड पैलेस में पहली बार आया था। तभी वहाँ आए कमिश्नर मैक्स को देख लेते हैं और उसे अपने साथ डिनर पर ले जाते हैं, जहाँ मैक्स कमिश्नर से बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ हर महीने ऑक्शन होता है जिसमें वाटर ऑफ लाइफ ऑक्शन किया जाता है। ये सुन के कमिश्नर मैक्स से बोलता है कि हाँ, थोड़े समय बाद यहाँ ऑक्शन शुरू हो जाएगा जहाँ तुम वाटर ऑफ लाइफ भी खरीद सकते हो। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है क्योंकि वो अब अपने भाई को ठीक कर सकता था। थोड़ी देर बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है तो मैक्स कमिश्नर के साथ वहाँ चला जाता है। उसी समय मिस रोजी मैक्स को वहाँ देखकर अपने पास बुला लेती है।
क्योंकि कमिश्नर को कहीं और जाना था। अब मिस रोजी मैक्स से बोलती है कि ये ऑक्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो तुम यहाँ से जो भी तुम्हें पसंद आए वो बिड लगाकर खरीद सकते हो। उसी वक्त स्टेज पर ऑक्शन गर्ल आ जाती है और ऑक्शन शुरू करने के लिए एक एक आइटम दिखाने लगती है। इधर वहाँ आए हुए लियाओ और वेलिना मैक्स को देख लेते हैं, जिसकी वजह से लियाओ बहुत दुखी हो जाता है। तो वेलिना लियाओ से बोलती है कि हमें उस बुक के मेथड को ट्राई करना चाहिए, पर लियाओ उसके लिए मना कर देता है क्योंकि उससे वेलिना की जान जा सकती थी। इस तरफ ऑक्शन गर्ल वाटर ऑफ लाइफ का ऑक्शन शुरू करती है, तो मैक्स हाईएस्ट बिड लगाकर उसे खरीद लेता है। ये देखकर लियाओ को समझ नहीं आता कि मैक्स वाटर ऑफ लाइफ क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उससे एक वॉरियर को तो ज्यादा फायदा नहीं होता। तो वेलिना लियाओ को बताती है कि मैक्स की फैमिली पर पहले नजर रख रहे हमारे एजेंट ने मुझे बताया था कि मैक्स का भाई हैंडीकैप्ड है, तो मैक्स जरूर वाटर ऑफ लाइफ उसी के लिए ले रहा है। ये सुन के लियाओ खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो कुछ वॉरियर्स को पैसे देकर समय आने पर मैक्स की फैमिली पर अटैक करवाएगा। इस तरफ ऑक्शन गर्ल ऑक्शन के लिए एक गोल्डन वेब लेकर आती है, जिससे किसी भी किंग लेवल के मॉन्स्टर को ट्रैप करा जा सकता था। तो ये देखकर मैक्स को वो वेब बहुत पसंद आता है और वो उसे खरीद लेता है ताकि वो लियाओ से फाइट करते समय इस वेब की मदद से उसे पकड़ सके। थोड़ी देर बाद ऑक्शन खत्म हो जाता है, जहाँ ऑक्शन के बाद मैक्स वॉर गॉड पैलेस से जाने लगता है, जहाँ जाते हुए उसे एक अरोरा नाम का बंदा मिलता है जिसने ऑक्शन हाउस को वाटर ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराया था। इसलिए वो मैक्स से मिलके उसे कहता है कि आप चाहे तो कोई भी गुड्स ऑक्शन हाउस से ना खरीद कर डायरेक्टली मुझसे खरीद सकते हो और मैं आपको वो गुड बहुत कम प्राइस में दे दूंगा। ये सुन के मैक्स उससे वाटर ऑफ लाइफ की एक और शीशी खरीद लेता है। आगे मैक्स वॉर गॉड पैलेस से निकलकर अपने भाई के पास आता है और उसे वाटर ऑफ लाइफ दे देता है, जिसको कंज्यूम करने के बाद मैक्स का भाई इतने सालों बाद फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और खुशी के मारे तेज तेज दौड़ने लगता है। ये देखकर मैक्स और उसके भाई की गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश हो जाती है। साथ ही मैक्स के पेरेंट्स अपने बेटे को दौड़ता देख इमोशनल हो जाते हैं। अब मैक्स इसके बाद दूसरी वाटर ऑफ लाइफ की शीशी फायर हैमर टीम के उस बंदे को दे देता है जिसका हाथ कट गया था। तो वाटर ऑफ लाइफ की मदद से उस वॉरियर का हाथ फिर से आ जाता है और वो दोबारा अपनी फायर हैमर टीम में खुशी खुशी शामिल हो जाता है। आगे मैक्स अपनी उन सीक्रेट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा नाइफ्स या स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाएगा, पर मैक्स को वो टेक्निक सीखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, जबकि उस टेक्निक बुक में 99 पेजेस थे, पर मैक्स अभी सिर्फ 2 ही कंप्लीट कर पाया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा निराश था। इसलिए मैक्स थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपने उस गोल्डन वेब को टेस्ट करने लगता है। तभी उसे ईवा का भाई मैसेज करता है कि तुम जाके ईवा को एयरपोर्ट पर पिक कर लो क्योंकि वो थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाली है। ये जानकर मैक्स खुश हो जाता है और तेजी से एयरपोर्ट पर चला जाता है। तो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर ईवा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। तो मैक्स ईवा को बताता है कि ये बात उसे उसके भाई ने बताई थी। ये सुन के ईवा हैरान हो जाती है क्योंकि ईवा का भाई पहले तो मैक्स और ईवा की शादी के खिलाफ था। उसी वक्त वहाँ पर संचाओ नाम का वो अमीर लड़का भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ईवा को रिसीव करने आ जाता है, जिसके साथ ईवा की शादी की बात होने वाली थी। पर जब उसे पता चलता है कि मैक्स भी वहाँ ईवा को पिक करने आया है, तो संचाओ ईवा को एक सुपर कार गिफ्ट देकर अपनी अमीरी का फ्लेक्स करने लगता है। तभी वहाँ ईवा का भाई जीजू जीजू चिल्लाते हुए आ जाता है और मैक्स के गले लग जाता है। ये देखकर संचाओ और ईवा दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी ईवा का भाई संचाओ से बोलता है कि मैक्स जिज्ञान हॉल का नया इंस्पेक्टर है और इसी से ईवा की शादी होगी। ये सुन के संचाओ मैक्स की पोस्ट जानकर अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है। तभी ईवा का भाई मैक्स से पूछता है कि आपकी कार कहाँ है जिसमें आप ईवा को ले जाने आए हो। ये सुन के संचाओ खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स के पास कोई कार नहीं है, पर तभी मैक्स अपनी वॉच से अपने फाइटर जेट को वहाँ बुला लेता है जिसके एआई सिस्टम का नाम मैक्स ने नंबर 1 रखा था। अब मैक्स के फाइटर जेट को देखकर संचाओ और ईवा का भाई चौंक जाते हैं। इसके बाद मैक्स ईवा को अपनी हेवनली फोरबिडन शटल की मदद से बड़ी ही स्टाइल में अपने प्लेन में ले जाता है, जहां उन्हें जाते हुए देख ईवा का भाई सोचता है कि ये प्लेन बहुत ज्यादा महंगा है, यहाँ तक कि हमारी फैमिली भी इसे नहीं खरीद सकती। तभी ईवा का भाई वो सुपर कार देखता है तो वो संचाओ से कहता है कि मेरे बर्थडे प्रेजेंट के लिए शुक्रिया, और ये कहकर ईवा का भाई वो कार लेकर भाग जाता है, जिसकी वजह से संचाओ को बहुत गुस्सा आता है। इधर हम प्लेन में मैक्स और ईवा को देखते हैं जो अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करके इमोशनल हो गए थे क्योंकि उन्हें इतने समय तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। अब वो दोनों कैंडल डिनर करते हैं, जहाँ डिनर के बाद मैक्स ईवा को प्रपोज कर देता है, जिससे ईवा बहुत खुश हो जाती है। तभी मैक्स ईवा को प्यार से देखने लगता है और उसे किस कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों प्लेन में एंजॉय करने लगते हैं।
दूसरी तरफ हम एक ओशन को देखते हैं जिसमें आसमान से एक मॉन्स्टर एग आकर गिरता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स ईवा को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम बिताने लगते हैं। पर दूसरी तरफ मैक्स के होम टाउन वाली सिटी के पास वाले ओशन में आसमान से एक मॉन्स्टर का एग आकर गिरता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स के होम टाउन वाली मिलिट्री को देखते हैं, जिन्हें उनके रडार से पता चलता है कि उनके पास वाले ओशन में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जान के मिलिट्री चीफ समझ जाता है वो सभी मॉन्स्टर्स इकट्ठा होकर सिटी पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब ये जानकर वो मिलिट्री चीफ जिग्यान हॉल जाकर मैक्स से मिलता है और उसे ये बात बताकर हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि ये लेवल 3 की मॉन्स्टर वेव थी जो बहुत ही खतरनाक होती है। ऊपर से इसमें सभी सी मॉन्स्टर्स थे, जिसकी वजह से अकेली मिलिट्री इन मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि मिलिट्री के लेजर वेपन्स पानी के अंदर अटैक नहीं कर सकते थे। तो ये सब सुनकर मैक्स को याद आता है कि लेवल 1 की वेव जो रैट्स की थी और लेवल 2 वेव जो हाइड्रा ड्रैगन की थी, उन दोनों वेव्स ने ही सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसलिए मैक्स मिलिट्री चीफ की मदद के लिए मान जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिटी के लोगों को परेशानी हो। तो अब मैक्स को हेल्प के लिए एग्री होता देख मिलिट्री चीफ उसे ऑनर के लिए मिलिट्री में मेजर जनरल का रैंक दे देते हैं। तो मैक्स उस रैंक को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। रात को मैक्स जब अपने रूम में ईवा से बात कर रहा था, तभी मैक्स को वो एआई रोबो बताती है कि जिग्यान हॉल से आपके लिए एक मैसेज आया है, जिसमें लिखा है कि आपको 29 सितंबर को जिग्यान हॉल के हेडक्वार्टर में जाना है, क्योंकि उस दिन से 3 महीने तक आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट होगा, जिसमें जीत कर आपको ब्लैक गॉड आर्मर जिग्यान हॉल को देना है। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस टेस्ट के दौरान 70% कैंडिडेट्स मारे जाते हैं। ऊपर से आप इसमें अपने वाले ब्लैक गॉड आर्मर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये सुन के मैक्स थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि एंशिएंट सिविलाइजेशन टेस्ट कैसा होगा। तो अब मैक्स को परेशान देखकर ईवा उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगली रात हम जिग्यान हॉल को देखते हैं, जहाँ मैक्स के मिलिट्री में मेजर जनरल बन जाने की खुशी में पार्टी रखी जाती है, जहाँ पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। तभी हम वहाँ मिलिट्री चीफ को देखते हैं, जिनकी मुलाकात सिटी के मेयर से होती है। तो वो उनसे बात करने लगते हैं, क्योंकि वो उनका पुराना दोस्त था। इधर ईवा भी अपने दादाजी के साथ पार्टी में आ जाती है, जहाँ ईवा को पार्टी में देख यू फैंग नाम का बंदा उसके पास आता है। तो ईवा के दादाजी उसको बताते हैं कि यू फैंग लीडियन मार्शल हॉल के इंस्पेक्टर का बेटा है। ये सुनकर ईवा उस लड़के को हेलो बोलती है। इसके बाद यू फैंग ईवा के दादाजी से बात करने लगता है, जहाँ बातों बातों में वो मैक्स की बुराई और अपने लीडियन हॉल की तारीफ करने लगता है। ये सुनकर ईवा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करती। थोड़ी देर बाद वह मैक्स अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में एंट्री लेता है, जहाँ उसे देख सभी ऑफिसर्स उसे सैल्यूट करते हैं। इसके बाद मैक्स ईवा के पास जाता है, जहाँ ईवा मैक्स को अपने दादाजी से मिलवाती है। तो मैक्स को देखकर ईवा के दादाजी उसकी तारीफ करते हैं। तो मैक्स दादाजी से कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब मैक्स मिलिट्री चीफ और सिटी मेयर को देखकर उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। तभी वहाँ लीडियन हॉल का इंस्पेक्टर, जो कि यू फैंग का फादर भी था, वहाँ आ जाता है, जिसका नाम ली मैन था। अब ली मैन तेज आवाज में मैक्स का नाम पुकारने लगता है, ताकि मैक्स की ये पार्टी खराब हो जाए और जिग्यान हॉल का नाम खराब हो जाए। पर मैक्स उसकी ये चाल समझ जाता है और थोड़ी देर उसे इग्नोर करने के बाद उससे मिलता है, जिसकी वजह से ली मैन को बेइज्जती सी फील होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त मिलिट्री चीफ को अपने बेस से एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स की वेव ने उस बेस पर अटैक कर दिया है, ताकि वो सिटी में घुस सके। अब मिलिट्री चीफ ये सब वहाँ आए सभी वॉरियर्स को बता देते हैं। तो मैक्स मिलिट्री चीफ से बेस की तरफ चलने को कहता है। साथ ही ली मैन भी मैक्स के साथ आने को बोलता है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर होने की वजह से बहुत ताकतवर था और मैक्स की मॉन्स्टर्स को खत्म करने में मदद कर सकता था। अब मिलिट्री चीफ सिर्फ मैक्स और ली मैन के साथ बेस की तरफ चले जाते हैं, ताकि बाकी वॉरियर सिटी में रहकर लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इधर पूरी सिटी में भी ये न्यूज टेलीकास्ट कर दी जाती है कि सिटी पर एक मॉन्स्टर वेव का अटैक हुआ है, जिसे जानकर बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। साथ ही मैक्स के पेरेंट्स और ईवा को मैक्स की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ मैक्स बेस पर पहुंचकर अपना वॉरियर सूट पहन लेता है और ली मैन के साथ सिचुएशन को एनालिसिस करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि बेस के बाहर खड़ी बैटल शिप पर ही सभी मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो बैटल शिप वेपन से भरी पड़ी है, जिसको खत्म करने के बाद
मॉन्स्टर्स आराम से सिटी में आ सकते थे। तो अब ये समझकर मैक्स ली मैन के साथ बैटल शिप पर अटैक कर रहे मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है, पर वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा थे। साथ ही उन मॉन्स्टर्स की डिफेंसिव पावर भी बहुत ज्यादा थी। तभी एक मिलिट्री ऑफिसर मिलिट्री चीफ को बताता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स पानी के अंदर से बैटल शिप पर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिप डूब सकती है, क्योंकि पानी के अंदर कोई भी खतरनाक वेपन काम नहीं करता। तो अब ये सुनकर मिलिट्री चीफ सोच में पड़ जाते हैं और मैक्स को कॉल करके ये सब बताते हैं, जिस पर मैक्स बोलता है कि जरूर इन मॉन्स्टर्स को कोई लीड कर रहा है, क्योंकि बिना लीडर के ये मॉन्स्टर्स एक ही शिप पर ऐसे अटैक नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमने उस लीडर को मार दिया तो ये मॉन्स्टर्स अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर मिलिट्री चीफ मैक्स को बोलते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि इन मॉन्स्टर्स का लीडर कहाँ पर है, लेकिन हो सकता है वो पानी के अंदर हो। ये सुनकर मैक्स पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ वो एक लॉर्ड लेवल के क्रैब जैसे मॉन्स्टर को देखता है, जो बाकी मॉन्स्टर्स को लीड कर रहा था। तो अब मैक्स उस मॉन्स्टर को वहाँ देखकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, क्योंकि मॉन्स्टर का शेल बहुत हार्ड था। तो मैक्स उस मॉन्स्टर की आईज और ऐसे ही वीक पार्ट्स पर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है। साथ ही वो बहुत गुस्सा भी हो गया था, इसलिए वो मैक्स पर अपनी सोनिक वेव से अटैक करता है, लेकिन मैक्स अपने ब्लैक गॉड आर्मर की मदद से इस अटैक से बच जाता है और उस मॉन्स्टर को अपनी हेवेनली शटल से और इंजर्ड कर देता है। तो वो मॉन्स्टर मैक्स को बर्फ में जमा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स सही समय पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से पानी में पड़ी एक शिप को कंट्रोल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मैक्स भी आजाद होकर ली मैन के पास आ जाता है, जो मैक्स की तारीफ करता है, क्योंकि उसने मैक्स की पावर देख ली थी। तभी वहाँ मिलिट्री चीफ आकर मैक्स को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर मैक्स मदद नहीं करता तो सिटी के बहुत लोग मारे जाते। अब मैक्स वापस अपनी फैमिली के पास चला जाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। साथ ही वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत जल्द एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट देने जाना था। अब 3 दिन बीत जाते हैं और आज मैक्स को जिज्ञान हेडक्वार्टर में जाना था, इसलिए मैक्स अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर जिज्ञान हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज से 3 महीने तक उसका एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट होने वाला था। अब मैक्स जिज्ञान हॉल के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ और वॉरियर्स मिलते हैं जो सभी एशियन सिविलाइजेशन का टेस्ट देने जा रहे थे। तो मैक्स उनके साथ मास्टर होंग के रूम की तरफ जाने लगता है, जहां जाते हुए तियान नाम का बंदा मैक्स का दोस्त भी बन जाता है। अब मैक्स और बाकी वॉरियर्स मास्टर होंग के रूम में पहुंचते हैं, जहां होंग उन सबको याओ राव नाम की एक लड़की से मिलवाते हैं, जो मास्टर होंग की 3 गार्ड्स में से एक थी। अब मास्टर होंग सभी वॉरियर्स को बताते हैं कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन असल में एलियन सिविलाइजेशन है, जो आरआर वायरस के फैलने से भी पहले पृथ्वी पर आ गए थे, और इन्होंने पृथ्वी पर अपने अलग अलग बेसेस बनाए, जिन्हें खंडर यानी रुइंस के नाम से जाना जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने इनके रुइंस पर जाकर रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज ह्यूमन से बहुत अलग है और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। पर जब कोई वॉरियर इन रुइंस में जाता है तो ये सभी सिविलाइजेशंस उन वॉरियर्स का एक टेस्ट लेती है और उसमें जीतने वाले को ब्लैक गॉड आर्मर जैसी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देती है, जिसकी वजह से हम इंसानों को पता चला कि ये सिविलाइजेशंस हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं भी इनसे टक्कर लेने की नहीं सोच सकता। ये सुनकर वो सभी वॉरियर्स चौंक जाते हैं। इसके बाद मास्टर होंग सभी से कहते हैं कि एल्डर याओ राव ही आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन के 9 नंबर के खंडर तक लेकर जाएगी। तो वो सब समझ जाते हैं और एल्डर याओ राव के साथ प्लेन में बैठकर उस खंडर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाते वक्त एल्डर याओ राव सभी को बताती है कि आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन के खंडर नंबर 9 में टेस्ट देना है, जो बहुत ही कम खतरनाक खंडर है, क्योंकि यहाँ का डेथ रेट बहुत कम है। जबकि एंशिएंट सिविलाइजेशन का खंडर नंबर 1, जो कि बरमुदा ट्रायंगल के पास है, वो बहुत ही खतरनाक है, जिससे आज तक कोई वॉरियर जिंदा लौट कर नहीं आया है। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। इसके बाद एल्डर याओ राव उन सभी को बताती है कि आपको इस खंडर में जाने के बाद 2 गेट्स मिलेंगे, जिसमें नॉर्मल प्रैक्टिशनर को फर्स्ट गेट के अंदर जाना है और स्पिरिचुअल मास्टर को सेकंड गेट के, क्योंकि इस एंशिएंट सिविलाइजेशन में हर वॉरियर के लिए अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जिसमें जीतने वाले को ब्लैक गॉड आर्मर और बाकी प्राइजेस मिलते हैं। अब एल्डर याओ राव उन सभी वॉरियर्स को एक तरीके की वॉच दे देती है, जो कि एक्चुअल में एक ट्रांसलेशन डिवाइस था, जिसकी मदद से वॉरियर्स खंडर में जाके एंशिएंट सिविलाइजेशन के लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। अब थोड़ी देर बाद वो सब अमेज़न के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एंशिएंट सिविलाइजेशन खंडर नंबर 9 था।
अब उन वॉरियर्स के पहुंचने पर एल्डर व्लादिमीर उन सबको रिसीव करते हैं, क्योंकि वही उस एंशिएंट सिविलाइजेशन रिंस नंबर 9 के इंचार्ज थे। अब वो सभी वॉरियर्स एल्डर व्लादिमीर के साथ एंशिएंट सिविलाइजेशन के कैंप के अंदर चले जाते हैं, जहां वो सब देखते हैं कि यहाँ कुछ साइंटिस्ट उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के रुइंस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब एल्डर व्लादिमीर उन सभी को एक गेट के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि इस गेट के अंदर जाने के बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये सुनकर मैक्स सबसे पहले उस गेट के अंदर चला जाता है और बाकी सभी एक एक कर अंदर चले जाते हैं। इधर मैक्स को उस गेट के अंदर आने पर बड़ी ही अजीब सी जगह दिखती है। तभी मैक्स को कुछ कलरफुल वायर्स पकड़ लेते हैं, तो मैक्स अपने वेपन्स की मदद से उनसे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उनका उन वायर्स पर कोई असर नहीं होता। तभी मैक्स को लगता है कि ये वायर्स बस उसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। अब वो वायर्स मैक्स को एनालाइसिस करके उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद मैक्स को एक स्क्रीन पर कुछ लिखा दिखता है। तो मैक्स याओ राओ के दिए हुए उस डिवाइस की मदद से उसे ट्रांसलेट करके देखता है और उसे पता चलता है कि उसे थर्ड गेट के अंदर जाना है, जो कि इलाइट लोगों के लिए था और वो गेट 5000 सालों में पहली बार खुला था। ये सुनकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि याओ राओ ने उसे सेकंड गेट के अंदर जाने को कहा था। पर मैक्स उस स्क्रीन के इंस्ट्रक्शंस मानकर थर्ड गेट के अंदर चला जाता है, जहां अंदर जाने पर मैक्स को 9 अलग अलग रास्ते दिखते हैं। तभी हम वहाँ एक अजीब से ब्लैक कलर के लिक्विड को देखते हैं, जिससे अजीब से फेसेस निकलकर मैक्स पर नजर रख रहे थे। तभी वो ब्लैक लिक्विड बहुत सारे अजीब से लोगों में बदलकर मैक्स पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जो उन अजीब से लोगों को अपनी ओर आता देख वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उन लोगों ने मैक्स को घेर लिया था। तो मैक्स उन पर अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड और अपने स्पिरिचुअल नाइफ से अटैक करता है, पर उनका उन अजीब लोगों पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि मैक्स के अटैक्स उन लोगों के आर पार हो जा रहे थे। तभी वो सभी मिलकर मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसे उनके अजीब से ब्लैक लिक्विड में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्स उन सबको लाइटनिंग शॉक देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो अजीब से लोग आपस में मिलकर अपने ही एक जाइंट रूप में बदल जाते हैं। तो मैक्स उस जाइंट रूप को अपनी स्वॉर्ड से काट कर आगे भाग जाता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि मैक्स उनके जाइंट रूप को काट पा रहा है। इधर मैक्स उन लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए अपनी हेवनली शटल की मदद से बड़ी ही स्पीड में आगे जाता है, जहाँ आगे जाने पर उसे 9 रूट्स दिखते हैं। तो मैक्स उनमें से एक चुनकर आगे चला जाता है, पर उन अजीब लोगों को समझ नहीं आता कि मैक्स कौन से रास्ते से गया है। तो वो लोग वापस से ब्लैक लिक्विड में बदल जाते हैं। इधर मैक्स को उस रूट को क्रॉस करने के बाद फिर से 9 रूट्स दिखते हैं, जिससे मैक्स कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कहाँ जाना है। तभी उसे कुछ अजीब लेजर आकर एक बॉक्स में कैद कर देती है, जिसके बाद मैक्स के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जहाँ उसे कभी गैलेक्सी दिख रही थी तो कभी अजीब से मिरर। पर एंड में मैक्स एक रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ चारों तरफ ग्लास जैसी वॉल्स और पिलर्स थे। तो मैक्स उस रूम से बाहर निकलने के लिए उस वॉल पर अटैक करता है, पर उस वॉल पर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है, जो मैक्स को सबसे पहले एक टेक्निक्स की पिक्चर दिखाती है, जिस टेक्निक से कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा नाइफ्स या स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद वो वॉइस मैक्स से कहती है कि ये टेक्निक्स हमारे मास्टर एनग्रेव ने लिखी है, जिसे आपको 3 साल के अंदर अंदर सीखना होगा, और अगर आप 3 साल के अंदर ये नहीं सीख पाए तो आपको खाना पीना देना बंद कर दिया जाएगा और आप यहीं मारे जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक डेथ मिशन है। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट तो बस 3 महीने का था, इसलिए अगर मैं यहाँ 3 साल तक रुका तो बाहर सबको लगेगा कि मैं मर चुका हूँ। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके इस टेक्निक को 3 महीने के अंदर ही सीखना होगा, नहीं तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इसके बाद मैक्स उस टेक्निक को सीखने में लग जाता है, जहाँ धीरे धीरे 3 महीने पूरे हो जाते हैं, पर मैक्स वो टेक्निक सीख नहीं पाया था। दूसरी तरफ एक एक कर कुछ वॉरियर अपना अपना टेस्ट देकर एंशिएंट सिविलाइजेशन से बाहर आ गए थे और कुछ वॉरियर्स टेस्ट के दौरान मारे गए थे, पर मैक्स के स्टेटस के बारे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था।
इसलिए एल्डर याओ राव मास्टर होंग से बोलती है कि 3 महीने बीत चुके हैं और मैक्स अभी तक टेस्ट देकर वापस नहीं आया है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो मारा गया। ये सुनकर मास्टर होंग थोड़ा निराश हो जाते हैं, पर उन्हें लग रहा था कि मैक्स जरूर वापस आएगा, इसलिए वो एल्डर याओ राव से बोलते हैं कि मैक्स की फैमिली को अभी बस ये बोलो कि मैक्स टेस्ट में कहीं पर फंस गया है और हमें उसके स्टेटस के बारे में पता नहीं चल रहा है, इसलिए जैसे ही हमें मैक्स का कोई भी स्टेटस पता चलता है तो हम आपको बता देंगे। ये सुनकर एल्डर याओ राव वहाँ से चली जाती है। इधर हम मैक्स को देखते हैं जिसकी 3 महीने तक वहाँ रहने की वजह से बियर्ड बढ़ गई थी, तो मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ का इस्तेमाल करके उसे कट कर देता है। इसके बाद मैक्स अभी तक सीख चुकी टेक्निक की पावर से 10 स्पिरिचुअल नाइफ्स को कंट्रोल करके उस रूम की वॉल पर अटैक करता है, लेकिन उस वॉल को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मैक्स उस वॉल को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जहाँ उसकी आईज से ब्लड भी निकल रहा था, पर तब भी उस वॉल को कुछ नहीं होता। इधर हम मैक्स के पेरेंट्स को देखते हैं जिनके घर पर जिज्ञान हॉल के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर आते हैं और मैक्स के पेरेंट्स को सारी बात बता के उनसे कहते हैं कि मैक्स को वहां गए हुए 3 महीने हो गए हैं, जबकि ये टेस्ट 3 महीनों में खत्म हो जाता है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि वो वहां मर गया हो, पर फिर भी हम उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं क्योंकि हम अभी कंफर्म नहीं है। ये सुनकर मैक्स की मॉम रोने लगती है और अपने बेटे को वापस लाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, तो मैक्स के फादर उन्हें समझाते हैं कि अभी हमें होप नहीं खोनी चाहिए क्योंकि अभी मैक्स का स्टेटस कंफर्म नहीं है। तभी वहाँ मैक्स का भाई भी आ जाता है, तो डायरेक्टर और प्रेसिडेंट उसे भी सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ ईवा को भी ये न्यूज मिल जाती है, जिसे सुनकर ईवा को बहुत बड़ा शॉक लगता है, जिसके बाद ईवा मैक्स के घर चली जाती है और मैक्स की मॉम के सामने रोने लगती है। तो मैक्स की मॉम ईवा से बोलती है कि तुम होप बनाए रखो क्योंकि अभी मैक्स का स्टेटस कंफर्म नहीं है। अब धीरे धीरे 1 साल से ज्यादा बीत जाता है, जहां मैक्स अभी भी उस टेक्निक को पूरा नहीं सीख पाया था, पर इसके बावजूद भी वो अपनी पावर से 14 स्पिरिचुअल नाइफ्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद मैक्स फिर से अपनी पूरी ताकत से उस वॉल पर अटैक करता है, पर इस बार भी वो वॉल नहीं टूटती और बस उस पर एक क्रैक आता है, जिसे देखकर मैक्स पागल हो जाता है और उसे अजीब अजीब इल्यूजन आने लगते हैं। इधर सभी एल्डर्स और मास्टर होंग को लगता है कि मैक्स अब वापस नहीं आएगा, इसलिए वो मैक्स की डेथ कंफर्म कर देते हैं। जिसके बाद ये न्यूज चला दी जाती है कि मैक्स नाम का वॉरियर अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन टेस्ट में मारा गया। ये जान के फायर हैमर टीम और मैक्स के एलाइट कैंप के दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर केन को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैक्स मारा गया। दूसरी तरफ ये न्यूज सुनने के बाद ईवा अपने आप को सबसे अलग कर लेती है और मैक्स की मॉम तो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। इधर जब ये न्यूज वेलिना और लियाओ को मिलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद लियाओ डिसाइड करता है कि वो अब मैक्स की फैमिली को भी मरवा देगा क्योंकि अब मैक्स की फैमिली को इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इधर मैक्स अपने आप पर काबू करके इल्यूजन से बाहर आ जाता है और फिर से उस टेक्निक को सीखने में लग जाता है। आगे हम मैक्स के भाई को देखते हैं जिसे खबर मिलती है कि उसकी मॉम पर किसी ने अटैक किया है, तो ये सुनकर मैक्स का भाई समझ जाता है कि वो जरूर लियाओ होगा क्योंकि उसके अलावा उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और वही था जो मैक्स की फैमिली की सिक्योरिटी हट जाने के बाद उन पर अटैक करवा सकता था। तो अब ये सब जानकर मैक्स का भाई मैक्स का एक रेयर ट्रेजर प्लांट बेच देता है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और उसको बेचकर मैक्स का भाई बैंक वन नाम की कंपनी के 8% शेयर खरीद लेता है, जिससे उसकी फैमिली को फिर से हेवी प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि बैंक वन कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी थी। इधर ये बात लियाओ को भी पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो वो मैक्स की फैमिली पर अटैक भी नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे मैक्स को गए हुए 1 साल और 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ मैक्स अब वो टेक्निक पूरी तरह सीख गया था, जिसकी वजह से वो 16 स्पिरिचुअल नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता था। तो अब मैक्स अपनी सभी स्पिरिचुअल नाइफ्स की पावर मिलाकर उस वॉल पर अटैक करता है, जहां जब वो वॉल मैक्स की पावर सेंस करती है तो वो मैक्स को उस रूम से आजाद कर देती है। जिसके बाद मैक्स की मुलाकात उस सिविलाइजेशन के एक अजीब से क्रिएचर से होती है जो मैक्स से कुछ बात करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के खंडर नंबर 9 के कैंप को देखते हैं, जहाँ रिसर्चर को ऐसे सिग्नल आ रहे थे कि कोई टेस्ट देकर गेट से बाहर आ रहा था। तो ये देखकर एल्डर व्लादिमीर और सभी गार्ड सावधान हो जाते हैं। तभी उस गेट से मैक्स बाहर आता है, जिसे देखकर एल्डर व्लादिमीर बहुत खुश हो जाते हैं।
इधर मास्टर होंग के तीनों गार्ड्स उन्हें ये खबर दे देते हैं कि मैक्स वापस आ गया है, जिसे सुनकर मास्टर होंग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स थोड़ा आराम करने के बाद अपने फादर को कॉल करता है, जहां मैक्स के फादर अपने बेटे की आवाज सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो मैक्स उन्हें बताता है कि मैं मरा नहीं था, बल्कि टेस्ट के दौरान फंस गया था और मैं थोड़े टाइम बाद आपके पास आ जाऊंगा। ये सुनकर मैक्स के फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कि मैक्स के फादर बहुत ज्यादा बीमार है और हॉस्पिटल बेड पर हैं। तभी उनके पास उनका दूसरा बेटा आता है, तो वो फादर ये खबर उसे भी बता देते हैं, जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है। इधर हम ईवा को देखते हैं, जो अभी भी मैक्स के गम से बाहर नहीं आ पाई थी। तभी उसे मैक्स का कॉल आता है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इधर जब ये बात लियाओ और वेलिना को पता चलती है, तो लियाओ को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इस तरफ मैक्स सबसे बात करने के बाद उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के कैंप से जाने लगता है, पर तभी वहाँ मास्टर होंग उसे रिसीव करने आ जाते हैं, जहां उनके साथ एल्डर जू और एल्डर याओ राओ भी आई थी। अब मैक्स मास्टर के प्लेन में चला जाता है, जहां मास्टर होंग मैक्स से पूछते हैं कि वो टेस्ट में 1 साल और 3 महीने तक कैसे फंसा रहा, जबकि टेस्ट तो सिर्फ 3 महीने का होता है। तो मैक्स मास्टर होंग को पूरी बात नहीं बताता और बस ये कहता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में उसका एक स्पेशल टेस्ट हुआ था, जो 5000 सालों से किसी का भी नहीं हुआ था। तो ये सुनकर मास्टर होंग चौंक जाते हैं। इधर मैक्स के हाथ पर लगे एक डिवाइस की मदद से उस अजीब से क्रिएचर को पता चल जाता है कि मैक्स ने किसी को उनका सीक्रेट नहीं बताया। इसके बाद वो क्रिएचर बोलता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं 5000 सालों में भी आप तक नहीं पहुंच पाया। इधर मास्टर होंग मैक्स से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस टेस्ट से कुछ स्पेशल ट्रेजर मिला है। तो मैक्स हाँ करते हुए बोलता है कि मुझे ब्लैक गॉड आर्मर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बुक भी मिली है। पर मैक्स मास्टर होंग को किसी मीटरॉइड टोकन के बारे में नहीं बताता, जो कि उसे उस अजीब से क्रिएचर से मिला था। इसके बाद मास्टर होंग मैक्स से बोलते हैं कि तुम बहुत समय से उस टेस्ट में फंसे थे, तो तुम्हें अब अपने पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए। तो ये सुनकर मैक्स उन गार्ड्स को अपना जीता हुआ ब्लैक गॉड आर्मर दे देता है, क्योंकि मैक्स ने जिज्ञान हॉल से पहले ही एक ब्लैक गॉड आर्मर ले लिया था। इसके बाद मैक्स अपने प्लेन में चला जाता है और उस मीटियोर टोकन को देखने लगता है, जिसके बाद हम वही सीन देखते हैं जब मैक्स उस अजीब से क्रिएचर से मिला था, जहां वो क्रिएचर मैक्स को देखकर उसकी वॉच से वो सारा डाटा डिलीट कर देता है जो मैक्स की वॉच में टेस्ट के दौरान सेव हुआ था, क्योंकि वो क्रिएचर नहीं चाहता था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैक्स के अलावा किसी और को पता चले। इसलिए वो मैक्स को भी ये सब किसी को बताने से मना करता है। ये सुनकर मैक्स उस क्रिएचर से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि मैं इस रुइन का कंट्रोलिंग इंटेलेक्चुअल ब्रेन हूँ। ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि वो क्रिएचर एक तरीके का एआई सिस्टम है, जिसके पास इमोशंस भी है। अब वो क्रिएचर मैक्स से कहता है कि तुम ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे डिवाइसेस को आराम से एक्सेस कर पाता हूँ, और उसी की वजह से मैं इस वर्ल्ड के हर कल्चर और लैंग्वेज के बारे में जानता हूँ। साथ ही वो क्रिएचर मैक्स से कहता है कि मैं तुमसे इंसान की फॉर्म लेकर इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी बात समझ सको और डरो नहीं। इसके बाद वो क्रिएचर मैक्स से बोलता है कि टेस्ट के दौरान तुमने मेरी ही वॉइस सुनी थी और तुमने एक ऐसा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है जिसे पिछले 5000 सालों में किसी ने नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर मीटियोर स्टार का टोकन दे रहा हूँ। ये सुनकर मैक्स हैरान होते हुए उस टोकन के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि मीटियोर स्टार एक मिस्टीरियस प्लांट है जिसने एंशिएंट टाइम्स में ये रुइन बनाया था जहाँ तुम खड़े हो, और इस रुइन की मदद से मीटियोर स्टार अर्थ और बाकी प्लैनेट से कुछ खास वॉरियर्स को चुनकर वहाँ बुला लेता है। लेकिन मैं मीटियोर स्टार से कई समय से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मीटियोर स्टार इस रुइन को भूल गया हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि किसी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया हो। अब वो क्रिएचर मैक्स को उसके जीते हुए गिफ्ट्स दिखाता है, जिसमें पहले नंबर पर ब्लैक गॉड आर्मर था, दूसरे पे एक रिस्ट डिवाइस जिसकी मदद से मैक्स कम्युनिकेशन के साथ साथ और भी काम कर सकता था, और तीसरे पे एक हेवन फोरबिड बुक जिससे मैक्स एक कंट्रोल टाइप स्पिरिचुअल मास्टर भी बन सकता था, जो दूसरों के माइंड्स को कंट्रोल करके सामने वाले को मारते हैं। साथ ही ये हेवन फोरबिड बुक मैक्स को डिफेंस करना भी सिखाएगी। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है, तो वो क्रिएचर मैक्स को उसकी हेवनली फोरबिडन शटल की और खासियत दिखाता है कि उसकी हेवनली फोरबिडन शटल किसी भी वेपन में बदल सकती है, और यही खासियतें मैक्स को वो हेवन फोरबिड बुक बताएगी। ये सुन के मैक्स सोचता है कि शायद मास्टर होंग को भी हेवनली शटल के बारे में इतना नहीं पता होगा। इसके बाद वो क्रिएचर मैक्स को मीटियोर स्टार पर जाने का टोकन दे देता है।
और उसे कहता है कि तुम्हें मीटियोर स्टार पर जाने के लिए सबसे पहले अर्थ के सभी लोगों से ताकतवर बनना होगा और उसी के बाद तुम मीटियोर स्टार पर जाकर वहां के बाकी वॉरियर्स से कम्पीट कर पाओगे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। इसके बाद मैक्स वो रिस्ट डिवाइस हाथ में पहन लेता है जो मैक्स को स्कैन करके बताती है कि मैक्स लेवल 9 का डिसिपल है। पर ये देखकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता, तो वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि डिसिपल एक तरीके के लेवल्स हैं जिनमें टोटल 9 स्टेजेस हैं और इसके हाईएस्ट यानी 9th स्टेज को अर्थ पर वॉर गॉड वॉरियर स्टेज कहा जाता है। इसके बाद वो वॉरियर मैक्स से कहता है कि अगर वो वॉर गॉड लेवल से आगे निकल गया तो वो स्टार ट्रैवलर लेवल में एंटर हो जाएगा जिसमें भी 9 स्टेजेस हैं। ये सुन के मैक्स उस क्रिएचर से मास्टर होंग और अर्थ के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर लिन शन के लेवल्स पूछता है, तो वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि मास्टर होंग स्टार ट्रैवलर लेवल के 6 स्टेज पर है और लिन शन 7 पर। ये सुन के मैक्स हैरान होते हुए बोलता है कि लिन शन मास्टर होंग से आगे की स्टेज पर कैसे हो सकता है, तो वो वॉरियर मैक्स को बताता है कि ये लेवल्स जेनेटिक और बॉडी कंडीशंस को ध्यान में रखकर कैलकुलेट करे जाते हैं, इसलिए मास्टर होंग एक लेवल पीछे है। पर मास्टर होंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसमें वो फाइट के दौरान किसी को भी अपनी फील्ड में कैद कर सकते हैं, लेकिन स्टार ट्रैवलर लेवल पर कोई भी फील्ड बनाना नहीं जानता। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि वो मास्टर होंग से आगे नहीं निकल पाएगा, जिस पर वो क्रिएचर मैक्स को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम स्टार ट्रैवलर लेवल के भी आगे जा सकते हो। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है कि स्टार ट्रैवलर लेवल के आगे भी कोई लेवल है, तो वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि स्टार ट्रैवलर लेवल के बाद स्टार लेवल आता है जिसमें भी 9 स्टेजेस हैं, जहां अगर पहुंच गए तो तुम्हें पूरे प्लेनेट को खत्म करने की भी ताकत आ जाएगी। साथ ही स्टार लेवल से भी आगे एक यूनिवर्स लेवल है जहां पहुंचने के बाद ही तुम्हारा सामना इस यूनिवर्स की असली ताकतों से होगा। ये सुनकर मैक्स निराश हो जाता है कि वो यूनिवर्स लेवल तक कैसे पहुंचेगा, जिस पर वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि तुम होप मत छोड़ो, अगर तुम मेहनत करोगे तो यूनिवर्स लेवल पर भी पहुंच जाओगे। जिसके बाद अगर किसी पावरफुल एंटिटी ने अर्थ पर अटैक किया तो तुम उनसे अर्थ को बचा पाओगे। इसके बाद वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम फिर से मैक्स के प्लेन का सीन देखते हैं जहाँ मैक्स घर जा रहा था और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। गाइस, इस सीरीज के अभी तक रिलीज हो चुके एपिसोड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और अब इस सीरीज के एपिसोड्स वीक में एक ही बार रिलीज होंगे, जिसकी वजह से इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन हर थर्सडे को आएगी।